नमस्कार, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं हमारा अगला पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करी थी। आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीटली हम पूरा सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने के बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो हम लेके आएंगे। तो जैसे कि हमारे दो पार्ट और बाकी है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके बाद पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सिलेबस है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे हमारा जो टेस्ट सीरीज है या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वगैरह। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। हम शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्पेस जहां पर उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई बात समझना? जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ या फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखती है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर हमने लिखा है फर्स्ट लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। चार्ज के चारों ओर लाइनें जो होती है वो रियल में हमें दिखती नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस है विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चोरियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और वही इमेजिनरी लाइन हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि ये चार्ज है हमारा, ये चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा। किसको रखा हमने? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखा। अब हमने देखा कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव है, और यहां पर जो सोर्स चार्ज है जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो देखो, इस क्यू नॉट के ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा, इधर इस डायरेक्शन में एक रिपल्शन का फोर्स लगा, रिपल्शन का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। अब अगर हम मान लो कि चार्ज को हमने यहां पर रखा होता तो रिपल्शन का फोर्स किधर लगता? इसी डायरेक्शन में लगता। आई बात समझ? तो मुझे बताओ, जब टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर रखा तो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स लगा, और उस रिपल्शन के फोर्स के कारण टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब ये है कि ये इसके मोशन का पाथ है। ये इसके मोशन का क्या है? पाथ है। और इस मोशन के पाथ में ये एक लाइन या एक वेक्टर मैंने ड्रॉ करा, और ये जो वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है। तो ये जो इसका पाथ है, यही पाथ क्या कहलाता है? इस पाथ में ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी यही क्या है? फील्ड लाइंस है। क्या कहलाती है? हमारी फील्ड लाइंस कहती है। तो पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज, पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऑब्लिक करके मैंने लिखा है सोर्स चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में टेस्ट चार्ज का जो पाथ होगा उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चोरियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा, पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के इफेक्ट में या इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में टेस्ट चार्ज का जो पाथ होगा उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब हमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होती है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आई बात समझ में? तो डिफरेंट डिफरेंट हमें डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं। अगर ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब इसको इरेज कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस। अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो हमने देखा है टेस्ट चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, तो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रेडियली आउटवर्ड। अब रेडियली आउटवर्ड क्यों कहा हमने, क्योंकि यहां पर कहीं किसी भी लोकेशन पर, चाहे यहां पर रखो, यहां पर रखो, यहां पर रखो, यहां पर रखो, कहीं पर भी अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके जो मोशन का पाथ होगा वो बाहर की तरफ होगा, इसीलिए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसके, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हमसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि हमने यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा, यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा है, टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यहां पर रखेंगे टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अंदर की तरफ। तो किसी भी लोकेशन पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज अंदर की तरफ क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पर पाथ ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज के मोशन का पाथ कौन सा है, अंदर की तरफ। तो ये वाली जो फील्ड लाइंस मैंने बनाई है वो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और ये कैसी होती है, रेडियली, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। और ये कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली इनवर्ड किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। इसको ड्रॉ करना, ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी किसकी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या ले रहे हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ताकि डायग्राम मेरा सही बने। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के जस्ट सामने कौन सा चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखो यहां पर फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव में अंदर की तरफ जाती है। तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से निकलेगी वो कहां पर जाएगी, नेगेटिव में। यहां से जो पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस निकलेगी वो कहां पर जाएगी, नेगेटिव में। यहां से पॉजिटिव के अंदर जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो कहां पर जाएगी, नेगेटिव में। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही है, तो कहां से निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और कहां पर जाती है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहां का जो एरो है वो कैसा होगा, बाहर की तरफ, यानी पॉजिटिव से निकल रहा है, और यहां पर एरो कैसा है, अंदर की तरफ। तो देखो ये एरो अंदर की तरफ, यहां पर एरो कैसा होगा, अंदर की तरफ, ये यहां पर एरो कैसा होगा, बाहर की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव से, और कहां पर जाती है, नेगेटिव से। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और खत्म कहां पर होती है, नेगेटिव पर। कहां पर खत्म होती है, नेगेटिव पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी किसके कारण, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट मतलब दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हैं, इक्वल है, और दोनों का नेचर कैसा है, डिफरेंट है। तो ये हमने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इसको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, इसके बाद हम इसको इरेज कर लेंगे।
ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों कैसे होंगे नेगेटिव। जैसे कि हम एक ही डायग्राम बनाएंगे पॉजिटिव के लिए, ये दो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव है और यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव है, ये दूसरा पॉजिटिव, बराबर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से। ये कुछ इस टाइप से। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर देखो ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपल कर रही है। यहां पर भी देखो ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। क्यों रिपेल कर रही है? क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज हैं और दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर जो बनी है वो किसी कारण है, टू इक्वल चार्जेस के कारण। और ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली ये लाइन है और इस लाइन के अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल है, दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल है, यानी दोनों का नेचर सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा है, सेम है। तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली इस लाइन के, यानी दोनों चार्जेस की ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट होगा हमारा कौन सा, न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट। अगर इस न्यूट्रल पॉइंट पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो न्यूट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। तो दो सिमिलर चार्जेस है, प्लस और प्लस, दो प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है, तो इन दोनों माइनस के मिड पॉइंट जो होगा उस मिड पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। और अगर इस न्यूट्रल पॉइंट पर अगर हम क्यू नॉट को रखेंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। और क्यों जीरो होगा, उसका रीजन ये है कि जितने फोर्स से ये इधर रिपेल करेगा इस टेस्ट चार्ज को, उतने ही फोर्स से ये भी इधर रिपेल करेगा। तो मुझे बताओ दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, न्यूट्रल पॉइंट। आई बात समझ में, न्यूट्रल पॉइंट। अब अगर आप कहोगे गुरुजी आपने कहा ये दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां पर आया, मिड में। पर अगर मान लो कि यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक कौन सा है, Q1 है और दूसरा कौन सा है, Q2 है, दूसरा कौन सा है, Q2 है। अब यहां पर अगर Q1 बड़ा है किससे, Q2 से, तो यहां पर न्यूट्रल चार्ज कहां पर होगा, मतलब ये भी Q1 और ये Q2, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज हैं। ये दोनों को मिलाने वाली लाइन, इस लाइन के किस पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेगा और न्यूट्रल पॉइंट किसके नजदीक हमें मिलेगा। तो देखो अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर होते, कंडीशन फर्स्ट, अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर होते तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलता, सेंटर पे, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेगा। आई बात समझ में। पर जब दोनों चार्ज कैसे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट है, नेचर वाइज कैसे हैं, सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हैं, डिफरेंट है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज के क्लोज होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज के क्लोज होगा। मतलब स्मॉलेस्ट कौन है, Q2, यानी Q2 के क्लोज होगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। आई बात समझ में। अब वो तो मैथमेटिक्स से हम निकालेंगे न्यूट्रल पॉइंट कहां से, इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगा, इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगा, ये तो हम मैथमेटिकली निकालेंगे। पर कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों को मिलाने वाली लाइन पर जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज की कैसा होगा, क्लोज होगा। ये याद रखना है आपको। आई बात समझ में। और न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
कितनी होती है हमारी, 0 होती है। नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। कैसा कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसके बाद दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और ये दोनों कैसे हैं, दो सिमिलर चार्जेस। अगर दो नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव का आएगा, ये सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा, सिर्फ एरो क्या होगा, अंदर की तरफ बन जाएगा। आई बात समझ में? तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए। ठीक है, हाँ। तो अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इसी के लाइन में कौन सा चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव। यहां पर हमने एक नेगेटिव चार्ज बना दिया, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है। यानी स्टार्ट कहां से, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहां पर जाके टर्मिनेट होती है, नेगेटिव पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई मैंने ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, आउटवर्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट या खत्म कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा हालांकि। अब देखो, यहां पर ये दोनों चार्ज हैं, ये फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी। यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखता हूं, यहां पर मैंने किसको रखा, टेस्ट चार्ज को रखा। अब ये टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या टेस्ट चार्ज ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आंसर है, जिस लोकेशन पर आपको फोर्स निकालना है उस लोकेशन पर, यानी उस फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो यहां पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करा, और ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा कि इस क्यूनोड के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां पर रखते हैं, टेस्ट चार्ज को यहां पर रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई बात समझ में? जैसे कि यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखता हूं तो यहां पर फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं, ये टेंजेंट। और ये टेंजेंट क्या बता रहा है कि यहां पर टेस्ट चार्ज को अगर हम रखते हैं तो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो टेंजेंट हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives direction of force। बराबर। तो सबसे पहली बात हमने क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां पर होती है, नेगेटिव पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट मेक क्लोज्ड लूप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब यह है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव से, और खत्म कहां पर होती है, नेगेटिव पर। क्लोज लूप क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहां से, इस वाले पॉइंट ए से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और कहां पर गई, पॉइंट बी पर,
और पॉइंट बी से वही फील्ड लाइंस वापस कहां पर आती है, अगर ए पर आती है तो ये कैसा है, एक तरह का क्लोज लूप है। कैसा है, क्लोज लूप। पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। नेगेटिव से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पर नहीं आती। ये जो आप देख रहे हो ये गुरुजी ये भी तो लूप है, नहीं ये तो फील्ड लाइंस कहां से जा रही है, पॉजिटिव से जा रही है। आई बात समझ में। अगर पॉजिटिव से जो फील्ड लाइन जाएगी नेगेटिव पर और नेगेटिव से पे घूमकर वापस कहां पर आएगी, अगर पॉजिटिव पर आएगी तो वो कैसा लूप होगा, क्लोज लूप। पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर आके खत्म हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट मेक क्लोज लूप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी तरह का क्लोज लूप नहीं बनाती। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि देखो आप यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पर फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है। यहां पर फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है। और यहां पर अगर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास। आई बात समझ में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास। या फिर आप अगर देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हो कि अगर यहां पर एक रिंग में बनाऊंगा, ये एक रिंग मैंने बनाई, तो इस रिंग के अंदर एक बार रिंग को हटा देते हैं। देखो यहां पर मैं ऐसे बता देता हूं, यहां पर देखो ये फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास। थोड़ा और दूर गए, जैसे कि यहां पर हम है तो यहां पर ये लोकेशन है P1। P1 पर अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पास पास है। P2 लोकेशन पर अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, दूर दूर होगी। और ये P3 लोकेशन है और P3 लोकेशन पर अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, और ज्यादा दूर दूर है। मतलब हम कहेंगे यहां पर फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है। आई बात समझ में। यहां पर फील्ड की डेंसिटी इससे कम है। P2 पर जो फील्ड की डेंसिटी है वो P1 से कम है और P3 पर जो फील्ड की डेंसिटी है वो कहां किससे कम है, P1 और P2 दोनों से कम है। आई बात समझ में। तो यहां की फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, यहां की वीक होगी और यहां की और ज्यादा वीक होगी। मतलब क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़ भाड़, या जिसको हम कहेंगे डेंसिटी। जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर फील्ड की डेंसिटी कम होगी वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी या स्ट्रेंथ कैसी होगी, वीक होगी। जैसे कि मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल में समझाऊं, ये देखो यहां पर फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास है। यहां पर फील्ड लाइंस अगर देखोगे थोड़ी दूर दूर है और यहां पर और दूर दूर है। तो हम कहेंगे यहां पर फील्ड की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। यहां पर फील्ड की डेंसिटी कैसी है, कम है। और यहां पर भी फील्ड की डेंसिटी कैसी है, और कम है। तो जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होगी मतलब क्राउडिंग यानी भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास होगी तो भीड़ ज्यादा होगी। तो जहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की, वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग कैसी होगी, कम होगी, डेंसिटी कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगा, वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम होगी। तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमें किससे पता चलती है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस या क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस। तो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। आई बात समझ में। तो जहां पर फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्राउडिंग ज्यादा होगी, वहां पर फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। आई बात समझ में। तो कुछ चीजें हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव से, टर्मिनेट कहां पर होती है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। इसके बाद फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, कहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, कहां पर फील्ड कैसी होगी, वीक होगी, वो हमें किससे पता चलता है, तो वो किससे पता चलता है, फील्ड लाइंस की क्राउडिंग से। कि जहां पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, यहां पर फील्ड कैसी होगी, वीक होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है, यहां पर फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास है। आई बात समझ में। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। अब देखो आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कहीं पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये चौथी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इस डायग्राम में मैंने बनाया है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया है। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो लीनियर है और आपस में कैसी है, पैरेलल है। इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, मतलब कैसी फील्ड लाइंस, पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीनियर और अगर पैरेलल है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली लोकेशन, इस वाली लोकेशन, इस वाली लोकेशन, इस वाली लोकेशन और सभी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, एक जैसी। इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या ध्यान में रखोगे, अगर फील्ड लाइंस कैसी है, लीनियर है और आपस में पैरेलल है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। बराबर। अब देखो जैसे कि मैंने यहां पर दूसरा बनाया, ये, और देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो लीनियर नहीं है और ना ही आपस में पैरेलल है। यहां पर देखेंगे तो फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, यहां पर देखो फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास है, यहां पर देखो फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है। तो यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ और यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों कैसी है, डिफरेंट है। यहाँ की फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, E1, और यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, E2। और हमसे पूछा जाए कि E1 इंटेंसिटी ज्यादा होगी या E2 ज्यादा होगी, तो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास है, और यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है। यानी यहाँ की जो फील्ड लाइंस है उनकी डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कैसी है, कम है। यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पर क्राउडिंग कैसी है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज ग्रेटर देन E2। आई बात समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग है, यहां पर भी अलग होगी, यहां पर भी अलग होगी, यहां पर भी अलग होगी। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या क्या समझा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म कैसी होती है। अगर फील्ड लाइंस कैसी है, लीनियर है और आपस में अगर पैरेलल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, सॉरी मतलब पैरेलल नहीं है, लीनियर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या पढ़ी हमने, प्रॉपर्टी पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है या नहीं बनाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी। अब आगे हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारा क्या होता है, खत्म होता है। आगे हम शुरू करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखो इसको समझो। हमने शुरुआत में बात करी थी फिजिक्स के जो लॉ है वो किसके लिए बने हुए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बने हुए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पर हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, दो चार्ज बॉडी है, उनके बीच में कूलम्ब फोर्स कितना होगा, या एक चार्ज बॉडी जिसके पास बहुत सारा चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कितनी होगी, वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो हमने पढ़ा है पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ा है, पॉइंट चार्ज। अगर इस पॉइंट चार्ज से, अगर ये पॉइंट चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होगा, CQ1 ओपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। आई बात समझ में। और यहां पर अगर मैं लिख दूं आर कैप, तो आर कैप क्या डिसाइड करेगा, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और आर कैप बताएगा उसकी डायरेक्शन के बारे में। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, वेक्टर फॉर्मूला। अगर स्केलर फॉर्मूला हमसे कहा जाए तो स्केलर फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू CQ1 ओपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। बराबर। तो ये स्केलर फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अगर ये Q1 कैसा है, अगर ये Q1 कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू CQ1 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखूंगा माइनस R कैप।
क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, मतलब आर की डायरेक्शन ये वाली, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये अंदर वाली। तो अंदर वाली के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, माइनस आर के। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्मूला है, और ये कौन सा फॉर्मूला है, स्केलर फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब अगर हमसे कहा जाए फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू, यहां पर अगर मान लो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा C Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आर के। माइनस के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू C Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस आर के, वेक्टर फॉर्मूला। आई बात समझ में, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। अब देखो हमें यहां पर पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, और एक होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू। तो एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। जो नॉर्मल आई व्यू होता है वो कौन सा होता है, मैक्रोस्कोपिक, और उससे भी छोटा जो व्यू होता है वो कौन सा होता है, माइक्रोस्कोपिक। कौन सा होता है, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक छोटा होता है, मैक्रोस्कोपिक उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम देखते हैं, कौन से व्यू से, मैक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम देखते हैं, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से व्यू से, मैक्रोस्कोपिक। और अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम देखेंगे तो किसी भी बॉडी पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्रीटली होता है। कैसा होता है, डिस्क्रीटली होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। पर मैक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम देखते हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कितने होते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब कौन सा व्यू होगा, मैक्रोस्कोपिक। और अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू है तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रीटली होता है। तो हम मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं। कितने टाइप के हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक कौन सा होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है ये, देखो हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड है। इस रोड की लेंथ कितनी है, L। इस रोड की लेंथ कितनी, L। अब हमने इस रोड को चार्ज दिया, क्या दिया, इस रोड को हमने चार्ज दिया। चार्ज कैसे देंगे, रब करके, रबिंग एक प्रोसेस है हमारा। तो हम किसी दूसरी बॉडी को रब करके इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो उसके कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा। तो रबिंग एक प्रोसेस है हमारा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा जो प्रोसेस है चार्जिंग का, वो कौन सा है, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। किसी भी तरीके से हम इसको चार्ज देंगे। क्यों चार्ज दिया, अब क्यों चार्ज हम इसको देंगे, तो क्यों चार्ज यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली इसकी एंटायर लेंथ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो पहले अगर इसको हमने सिर्फ एक प्लस दिया तो वो प्लस आके यहां पर बैठ गया,
पर जब दूसरा प्लस देंगे तो दोनों प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन के कारण एक प्लस यहां पर और दूसरा प्लस कहां पर आ गया, यहां पर। एक और प्लस दिया तो वो प्लस कहां पर आ जाएगा, बीच में। आई बस में एक और प्लस दिया तो एक प्लस यहां पर आ गया, मान लो। तो जब इसको हम चार्ज देंगे तो जो चार्ज हम दे रहे हैं वो चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हुए अपनी अपनी जगह के हिसाब से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि जब इस रोड को या इस वायर को अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअसली इसकी एंटायर लेंथ पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई बात समझ में। और चार्ज तब तक एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा जब तक कि एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। अभी देखो सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं पर और दूर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो यूनिफॉर्मली इसकी एंटायर लेंथ पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जब भी किसी रोड को या किसी लेंथ को अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअसली उसकी एंटायर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज, ये है हमारा पॉइंट चार्ज, और ये हमारा कौन सा चार्ज होगा, तो इसका नाम होगा लाइन चार्ज। क्या नाम होगा इसका, लाइन चार्ज। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट चार्ज है और ये कौन सा है, लाइन चार्ज। अब देखो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्ब फोर्स हम जानते हैं कितना होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम्ब फोर्स कितना होता है हम जानते हैं। या फिर ये मान लो पॉइंट चार्ज है Q1 और इस पॉइंट चार्ज से R1 डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स कितना होता है, F = C Q1 Q0 ओपन क्या हो जाएगा, R²। ये कूलम्ब फोर्स होता है। आई बात समझ में। पर ये एक लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पर अगर हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दे तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स कितना होगा। तो ये कूलम्ब लॉ से नहीं निकाल सकते हम, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर कूलम्ब लॉ को मॉडिफाई करेंगे। और किसकी हेल्प से हम मॉडिफाई करेंगे, तो यहां पर अगर इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स हमें निकालना है तो हम यहां पर कैलकुलस की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, कैलकुलस की। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो चार्ज है इस चार्ज का नाम क्या है, तो इस चार्ज का नाम है लाइन चार्ज। क्या नाम है, लाइन चार्ज। बराबर। अब देखो इस लाइन चार्ज को, ये जो बॉडी है, ये जो लेंथ है, इसको हमने कितना चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है, Q। अब मुझे बताओ L लेंथ में, इसकी L लेंथ में कितना चार्ज है, इसकी लेंथ कितनी, L लेंथ। तो L लेंथ में कितना चार्ज है, Q। तो मुझे बताओ यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा, Q/L। कितना होगा, Q/L। और यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्ब्डा से। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला लैम्ब्डा, और लैम्ब्डा = क्या मिला, Q/L। और लैम्ब्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी ये जो लाइन चार्ज है इसकी यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैम्ब्डा कहेंगे। क्या कहेंगे, लैम्ब्डा। तो मुझे बताओ अगर मैं इसकी एक छोटी सी लेंथ ले लूं, कौन सी लेंथ ले लूं मैंने, जैसे कि ये लेंथ ले ली मैंने, और ये जो लेंथ है वो स्मॉल लेंथ है, अप्रोचिंग जीरो लेंथ, और अप्रोचिंग जीरो लेंथ कितनी होगी, DL। तो मुझे बताओ L लेंथ में कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो स्मॉल लेंथ यानी कौन सी, DL लेंथ में कितना चार्ज होगा, DQ। कितना चार्ज होगा, DQ। तो मुझे बताओ यहां से एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, DQ/DL। और DQ/DL को हम क्या कहेंगे, लैम्ब्डा। क्या कहेंगे, लैम्ब्डा। तो यहां से क्या फॉर्मूला मिला हमें, तो यहां से फॉर्मूला मिला लैम्ब्डा = DQ/DL। आई बात समझ में, DQ/DL। और यहां से अगर हमें DQ निकालना है तो DQ = क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा DL। लैम्ब्डा DL। अब देखो इस लाइन चार्ज के कारण हमें इस Q0 के ऊपर जो कि R डिस्टेंस पर, यहां पर अगर हमें फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको। अब ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, रब कर रहा हूं, यहां पर फॉर्मूला मैंने लिख लिया, ठीक है। पर चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा से। और लैम्ब्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
अब देखो कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अब देखो ये डीएल लेंथ है और इस डीएल लेंथ में चार्ज कितना है, तो इस डीएल लेंथ में चार्ज कितना है, डी क्यू। कितना चार्ज है, डी क्यू। अब ये डी क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट है और दोनों डी क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना आर है, तो कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू सी, एफ इज इक्वल टू सी डी क्यू क्यू नॉट ओपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर कैप बराबर कूलम्ब्स लॉ से ये फोर्स हो गया। अब देखो इस डी क्यू की वैल्यू हमने निकाली है और डी क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है, लेमड़ा डीएल। तो क्या हो जाएगा यहां से एफ इज इक्वल टू सी और डी क्यू की वैल्यू होगी लेमड़ा डीएल, क्या आ गया, क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा आर कैप बराबर। आई बस समझ। अब देखो ये जो फोर्स आएगा, ठीक है, ये फोर्स कैसा होगा, स्मॉल फोर्स होगा। ये स्मॉल फोर्स इस डीक्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर स्मॉल फोर्स आएगा क्योंकि चार्ज भी कैसा है, स्मॉल। अब अगर हमें क्या निकालना है, इस पूरे लाइन चार्ज के कारण, इस पूरे लाइन चार्ज के कारण इस क्यू नोड के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये जो हमने फोर्स निकाला है वो फोर्स सिर्फ इतने वाले चार्ज के कारण है, इतने चार्ज के कारण है। तो अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएफ का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू जो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो कांस्टेंट कौन है, सी कांस्टेंट है। लेमड़ा क्या है, तो लेमड़ा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज जो कि कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा क्यू नोट। तो सी लेमड़ा क्यू नोट बाहर निकल गया। अब यहां से इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डीएल ओपन आर स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा, आर के। तो ये आ गया टोटल फोर्स। अभी भी टोटल फोर्स नहीं निकला, इसको इंटीग्रेट करेंगे तब जाके क्या निकलेगा, टोटल फोर्स निकलेगा। तो देखो अगर पॉइंट चार्ज होता और उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर कूलम्ब फोर्स कितना होगा, तो ये हम जानते हैं, ठीक है। पर इस लाइन चार्ज के कारण, इस लाइन चार्ज के कारण इस क्यू नोड के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स कितना होगा, ये वाला। तो देखो कूलम्ब्स लॉ को यहां पर हमने मॉडिफाई करा, किससे, कैलकुलस से। इंटीग्रेशन किसका पार्ट है, कैलकुलस का। किसका है, कैलकुलस का। तो कैलकुलस का पार्ट है क्या है, इंटीग्रेशन। और उससे हमने क्या निकाला कि इस लाइन चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच में जो टोटल कूलम्ब फोर्स होगा वो कितना होगा। अब हमें पूछा जाए, ये तो फोर्स निकाल लिया हमने, अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ रहे हम। चलो अगर हमसे पूछा जाए कि इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहां पर हमने क्यू नोट को रखा। क्यू नोट जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। अब देखो एफ हमने निकाल लिया है, एफ कितना निकाला है, तो एफ इज इक्वल टू क्या है, सी लेमड़ा क्यू नॉट इंटीग्रेशन डीएल ओपन आर स्क्वायर और यहां पर क्या हो गया, आर कैप। ये तो फोर्स आ गया, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, क्यू नॉट। अब देखो क्या कट गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सी लेमड़ा इंटीग्रेशन dl ओपन आर स्क्वायर आर कैप। ये किसका फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। आई बात समझ में। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लेमड़ा, और लेमड़ा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको नोट करना कर लो, आगे हम पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो
सेकंड क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे पास मान लो ये सरफेस, ये एक सरफेस है, एक सरफेस है। इस सरफेस का जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो हमने मान लिया ए। ये जो सरफेस है इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है, और इस सरफेस को हमने चार्ज दिया क्यू। कितना चार्ज दिया हमने, क्यू। तो क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इसके एंटायर सरफेस एरिया पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस एरिया पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में। और यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सारे प्लस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो सारे प्लस इन अपने बीच में इतना डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे कि नेट फोर्स हर चार्ज के ऊपर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब तक चार्ज इधर उधर हिलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, जब तक कि इनके ऊपर नेट फोर्स कितना नहीं हो जाएगा, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होगा तब हम देखेंगे कि सारे चार्ज यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअसली एंटायर सरफेस पर क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखो ये सरफेस है, अब देखो यहां पर कि जो ए एरिया है, ए एरिया में कितना चार्ज है, क्यू। क्योंकि पूरा जो चार्ज है वो ए एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ए एरिया में कितना चार्ज है, क्यू। तो मुझे बताओ यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, क्यू बाय ए। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो यहां से हमें मिला सिग्मा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बाय ए। और व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सिग्मा। तो जैसे कि उसको लाइन चार्ज कहा था, इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज। क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज। ठीक है, या इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कहते हैं। तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्या गया, क्यू बाय ए। अब अगर मान लो कि हमसे कहा जाए कि ये स्मॉल सरफेस एरिया है, ये एक स्मॉल सरफेस एरिया है, और ये एरिया कितना है, डी ए एरिया। कितना एरिया है, डी ए एरिया है। तो मुझे बताओ इस डी ए एरिया में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो डी ए एरिया में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू। तो मुझे बताओ अगर डी ए एरिया में चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, डी क्यू बाय डी ए। क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी ए। और यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आया, डी क्यू बाय डी ए। और यहां से अगर हम डी क्यू निकालना चाहे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। यानी यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा। और सिग्मा डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी ए, बराबर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका आया, डी क्यू का। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या है फोर्स का फॉर्मूला। जैसे कि इस स्मॉल सरफेस से, इस स्मॉल सरफेस एरिया से आर डिस्टेंस पर यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इस वाले सरफेस एरिया के अंदर जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, कूलॉम फोर्स से हम जानते हैं डी एफ। और डी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। और इसके अंदर चार्ज कितना, डी क्यू बाय क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, बराबर। और वेक्टर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, आर के। अब देखो डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू हम जानते हैं, डी क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा डी ए। तो क्या हो गया, सी सिग्मा डी ए क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर और आर के। अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो बाय इंटीग्रेशन लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, यानी सी बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया, इसके बाद क्यू नॉट बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, डी ए बाय आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, आर कैप। ये आ गया फोर्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। एफ की वैल्यू हमने निकाली कितनी, सी सिग्मा क्यू नॉट और इंटीग्रेशन डी ए बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्यू नॉट और यहां पर आर कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमें मिला वो क्या मिला, E इज इक्वल टू क्या मिला हमें, यहां से C सिग्मा इंटीग्रेशन dA ओपन r स्क्वायर r कैप, ये किसका फॉर्मूला मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस, कि जब किसी सरफेस एरिया को अगर हम चार्ज देंगे या किसी एरिया को अगर हम चार्ज देंगे तो पूरा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस एरिया के यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसको हम कहेंगे सिग्मा। और सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं सिग्मा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा यहाँ पर, इस चार्ज के कारण टोटल जो फोर्स होगा, ये जो सरफेस चार्ज है इसके कारण इस क्यू नोट के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो इतना होगा। और इस टोटल चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण, सरफेस जो चार्ज है उसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो भी हमने निकाली, बराबर। आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लास्ट फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक हमने वॉल्यूम लिया, ये एक हमारे पास बॉक्स है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है V, और V वॉल्यूम में चार्ज कितना दिया हमने, Q चार्ज। तो Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली एंटायर वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर चार्ज इसके एंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअसली अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ V वॉल्यूम में कितना चार्ज है, V वॉल्यूम में Q चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा Q बाई V, और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसको हम कहेंगे रो, और रो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बराबर, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अब देखो एक स्मॉल वॉल्यूम मैंने लिया, इसका एक स्मॉल वॉल्यूम लिया मैंने, और ये जो स्मॉल वॉल्यूम है ये कितना है, dV, और dV वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो V वॉल्यूम में अगर Q चार्ज है तो dV वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, dQ। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, dQ बाय dV, और dQ बाय dV को हम क्या कहेंगे, रो, और रो इज इक्वल टू क्या है, dQ बाय dV, और यहां से dQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV इधर चला गया, यानी क्या हो गया, रो dV। अब देखो ये हमारा एक छोटा सा वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, तो ये जो वॉल्यूम है यहां पर मैं लिख लेता हूं रो इज इक्वल टू dQ बाय dV, और dQ इज इक्वल टू रो dV बराबर। रो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखना। अब देखो ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में dQ चार्ज है, और इस dQ चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये जो dQ वॉल्यूम में जो dQ चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा, तो कूलम्ब फोर्स से हमने पढ़ा है, dQ है मतलब फोर्स कैसा होगा, छोटा स्मॉल फोर्स, C dQ Q नॉट ओपन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर r कैप बराबर। dQ की वैल्यू हम जानते हैं, तो dF इज इक्वल टू C, dQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dV Q नॉट ओपन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, r कैप
बराबर। यहां तक हम सब में सेम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें बदल रही है। डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी आ गया, वहां पर क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए था, और फर्स्ट वाले में क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू क्या था, लेमडा डी एल था, बराबर। अब देखो टोटल फोर्स निकालना, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ सी कांस्टेंट बाहर आ गया, डी यहां से रो कांस्टेंट बाहर आ गया, क्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, आई बात समझ में। अब यहां से इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी वी बाय आर स्क्वायर, और यहां पर बचेगा आर कैप। ये आ गया टोटल फोर्स। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स हमने निकाल लिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सी क्यू नॉट रो, सी क्यू नॉट रो इंटीग्रेशन डीवी बाय आर स्क्वायर, और क्या हो गया आर कैप, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। क्या कट जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा सी रो इंटीग्रेशन डीवी अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो हमने तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर किसी भी रोड को या किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देंगे और चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली उसके एंटायर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर किसी सरफेस एरिया को अगर हम चार्ज देंगे और चार्ज यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली उसकी एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी वॉल्यूम को हम चार्ज देंगे और जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली उसके एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।